वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वाले नेक्स्ट चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे केमिकल का हम लोग मीनिंग निकालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मीनिंग क्या निकालेंगे? केमिकल रिएक्शंस। और काइनेटिक्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मोशन। मोशन मीन्स स्पीड। क्लियर है? तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। क्लियर है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी क्या स्पीड होगी, किस स्पीड से रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यदि केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो हम लोग कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। the branch of physical chemistry which deals with speed of reactions, speeds of chemical reactions and factors affecting speed of chemical reaction। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हो। कहना मतलब जिनको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती हो। क्लियर है? चलो, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट आपकी फास्ट रिएक्शंस होंगी, सेकेंड आपकी स्लो रिएक्शंस होंगी और थर्ड आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस होंगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो फास्ट रिएक्शंस में आयनिक रिएक्शंस आती हैं। कौन सी रिएक्शंस आती हैं? आयनिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं NaCl प्लस BaSO4। अब ये आयनिक रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को होने में कुछ नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है। क्लियर है? कुछ नैनो सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम लगता है। तो ऐसी रिएक्शन जो वेरी फास्ट स्पीड्स होती है, जिनको होने में कुछ सेकंड या कुछ नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है, उससे हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शन की फास्ट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इतनी फास्ट होती है, प्लग झपकते ही रिएक्शन हो जाती है। तो फास्ट रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शन जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आप क्या आती हैं? स्लो रिएक्शंस। सेकेंड कौन सी आती हैं? स्लो रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को होने में कुछ मिनट्स का टाइम लगता है, कुछ आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है, या फिर कुछ डेज का टाइम लग सकता है। तो स्लो रिएक्शंस की बात करें तो दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। तो ऐसी रिएक्शन जो कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्लो रिएक्शंस। क्लियर है? उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शंस। और इस चैप्टर में हम लोग स्लो रिएक्शंस की ही बात करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे वो स्लो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस हम लोग करवा दें, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन की बात कर लें, तो हम लोग कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे जो कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में हो जाती हैं और उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। थर्ड आपकी आती है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करें तो इन रिएक्शंस को होने में कुछ मंथ्स का टाइम लग सकता है या फिर कुछ ईयर्स का टाइम लगता है। क्लियर है? वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करें तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। जैसे सिंपल सी मैं एग्जांपल की बात करूँ तो H2O फॉर्मेशन की बात कर सकता हूँ। जो नेचुरल वाटर की फॉर्मेशन होती है, H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है?
H2। अब इस रिएक्शन को होने में कई साल लग जाते हैं। क्लियर है? आप लोग नेचुरल वाटर फॉर्मेशन की बात करो तो इस रिएक्शन को होने में कई साल लग जाते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है? वेरी स्लो रिएक्शन। इसके अलावा हम लोग चाहें तो रस्टिंग ऑफ आयरन को भी कह सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्ट लगने में भी कई महीने लग जाते हैं। क्लियर है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, वाटर फॉर्मेशन की बात करें, तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको होने में टाइम लगता है, कुछ मंथ्स का या फिर कुछ ईयर्स का। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किससे कहेंगे? तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करें, मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो देखो, सिंपल सी मैं आपके सामने बात करता हूँ। हम लोग बाइक की स्पीड की बात करें, हम लोग कार की स्पीड की बात करें, तो वहाँ पे तो स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसको देख के आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे बाइक की स्पीड या कार की स्पीड ये है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक दूसरा तरीका और होता है आपका मैथ में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन रेट निकालने का, स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप लोग लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो ट्रेवल डिस्टेंस को यूज टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें, टेकन टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। उसी टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस तो होगी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग केमिकल आपस में लेंगे और उनको रनिंग के लिए भेज देंगे, भाई रनिंग करो, कितनी डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल की। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपके कोई भी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा? यहाँ पे रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन क्या होती है? सेकंड चैप्टर में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितने भी टाइम में, जैसे आप लोगों को ये मान लो रिएक्टेंट आप लोगों ने 5 मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे? 5 मोल पर लीटर। ये आप लोगों ने रिएक्टेंट लिए थे और इनको किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट स्टार्टिंग टाइम में मैं कितना मान लेता हूँ? 0 मान लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम, ये मान लो आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स ये जो आपका रिएक्टेंट था वो तो रह जाता है 0, और जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाता है 5 मोल पर लीटर। प्रोडक्ट कितना बन जाता है? 5 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर है? हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इधर मैं लिख दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है। आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है ड्यूरिंग द टाइम, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमारी क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में जो भी चेंज आता है रेट ऑफ रिएक्शन में, उसी को हम लोग क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन में, उसी को हम लोग क्या कर देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम आर नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आता है यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। किससे डिनोट कर देता हूँ? आर से। और आर इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आर इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो T इजिकल टू T1 टाइम पे
T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ R1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान लेता हूँ P1। T इजिकल टू T2 टाइम पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में R2 मान लेता हूँ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में P2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये डेफिनेशन हमारी। चलो तो आगे हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्लियर है। आप लोग यूँ भी लिख सकते हो, डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और इधर क्या लिख सकते हो, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज देखा है, अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। जैसे R1 की मैं बात कर लेता हूँ, तो R1 आपका फर्स्ट टाइम T1 टाइम पे 10 मोल पर लीटर था। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 10 मोल पर लीटर। आफ्टर सम टाइम ये कितनी हो गई, 5 मोल पर लीटर, डिक्रीज हो गई। आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो डिक्रीज होगा। तो पहले 10 मोल पर लीटर थी, अब कितनी, 5 मोल पर लीटर। इधर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आपका स्टार्टिंग टाइम में कितना था, 0 मोल पर लीटर। ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये कितना होगा, 5 मोल पर लीटर। क्लियर है। तो ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 और T2 टाइम पे, और ये आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T1 और T2 टाइम पे। तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है, 5 मोल। ठीक है। माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 10 मोल, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये मान लो कि यहाँ पे 11 o'clock थे और यहाँ पे टाइम 11:15 हो गया, तो 11:15 माइनस T2 की वैल्यू तो 11:15 और T1 की 11, तो ये आपका आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 15 मिनट, -5 डिवाइडेड बाय 15 मिनट। तो यहाँ पे देखो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है उसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती है। यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप लोगों ने डेल्टा R लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है, उसमें पहले से ही हम लोग माइनस का साइन ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, वो आप लोगों ने देख लिया कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा R की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे पहले कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। कैसा साइन लगा देंगे, माइनस साइन। तो ये जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे हो जाएगी, प्लस साइन हो जाएगा इसका। पहले से हम लोगों ने माइनस साइन लगा दिया, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये याद रखना, बोर्ड में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हम लोग माइनस का साइन क्यों यूज में लेते हैं। ठीक है, आगे मैं लिख भी दूंगा। और जबकि प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ में माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके देख लो। P2 की बात करें कितना है, 5, P1 की बात करें कितना है, 0, डिवाइडेड बाय 11:15 माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा, 5/15। तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हो वहाँ पे हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग लिख भी सकते हो। यहाँ पे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है, वाई वी यूज नेगेटिव साइन इन फॉर्मूला ऑफ rate of reaction while expressing in terms of
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिएक्टेंट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को तो हम लोग नेगेटिव साइन क्यों यूज में लेते हैं। तो आप लोग बता दोगे कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हो तो नेगेटिव साइन यूज में लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव आएगी। तो आपकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव होती नहीं है, इस वजह से हम लोग पहले से ही माइनस साइन यूज में लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे ड्यूरिंग द completion of reaction, during the completion of reaction there are decrease in concentration of reactant। जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीशन होती है तो वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आता है, डिक्रीज आता है। ड्यू टू विच वी गेट नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज नॉट ट्रू। तो जब भी हम लोग रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं कंसंट्रेशन को तो नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी, जो कि आपको पता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो वी यूज नेगेटिव साइन इन रेट ऑफ रिएक्शन सो दैट वी गेट पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे जब भी रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो नेगेटिव साइन यूज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे आती है, नेगेटिव आती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन यदि हम लोग यूज में लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन कई बार आया तो इसको याद रखना। चलो अब हम लोग बात करें कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो देखो सिंपल सा है, रेट इजिकल टू क्या लिखते हो आप लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना टाइम टेकन है वो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर होती है, मोल रेट की टर्म्स में लिखे तो कंसंट्रेशन की टर्म यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और टाइम को लिखे तो हम लोग मिनट्स में भी लिख सकते हैं, सेकंड्स में भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड्स में लिख दिया, आवर्स में भी लिख सकते हो आप लोग, तो मैंने सेकंड्स में लिख दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइप में। एक तो होगी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड आपकी होगी इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी, दूसरी आपकी इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो देखो सिंपल सा मीनिंग है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से कहाँ जाना है, दिल्ली। ठीक है, अब जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। और आपको जयपुर से दिल्ली जाने में जो टाइम टेकन की बात करें तो वो ये मान लो 4 आवर्स। कितने आवर्स हैं, 4 आवर्स। जयपुर टू दिल्ली आप लोग जा रहे हो, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपको टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एवरेज रेट की बात करूँ, तो एवरेज रेट आप लोग बता सकते हो कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर, आपको टाइम कितना लगा, 4 आवर। तो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आप लोग कार से जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, वहाँ पे आपको 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और टाइम टेकन कितना, 4 आवर्स। तो यहाँ पे आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आप लोग लिख सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी टाइप
हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, दूसरी तरफ किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आप लोग जब भी आपसे पूछा जाए कि आपकी कार की स्पीड क्या है तो आप लोग क्या करोगे, स्पीडोमीटर में देखोगे और देख के बताओगे कि अभी कार की स्पीड क्या है। आपको ये भी पता है कि हमेशा कार की स्पीड सेम नहीं होगी, क्लियर है। जहाँ पे ट्रैफिक होगा कार की स्पीड कम भी होगी, आप रुक जाओगे कहीं पे तो जीरो भी हो जाएगी, और हाईवे होगा तो वहाँ पे आपकी कार की स्पीड ज़्यादा भी होगी, क्लियर है। तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो तो होती है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे जो भी रेट होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। और एवरेज रेट की बात करें तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग टेकन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा, क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस रेट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्पीडोमीटर में देख के बता दी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो वो स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर है। इसी टाइप से हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये एवरेज होगा, कहने मतलब कोई भी टाइम इंटरवल है उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन जो भी होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्लियर है। ये आपका डेल्टा टी टाइम इंटरवल है और डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन है, क्लियर है। उसी टाइप से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोई स्पीडोमीटर तो लगा नहीं होगा जिसमें आप लोग देख के बता सकते हो कि एट प्रेजेंट टाइम इस रेट ऑफ रिएक्शन ये है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेना होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे। उस स्मॉल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका एक लार्ज टाइम इंटरवल है, उसमें कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग डी का मतलब क्या हो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, क्लियर है। जितना पॉसिबल हो उतना स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, उस स्मॉल टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। चलो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वो देखो, इधर मैं रेट लिख देता हूँ और इधर मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, सॉरी इधर मैं टाइम लिख देता हूँ और इधर मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, क्लियर है। तो आपका कोई भी रिएक्टेंट हो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो आपको पता है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। तो ग्राफिकली हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये आपकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, क्लियर है। इसी टाइप से ये आपकी कंसंट्रेशन और ये आपका टाइम। अब आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी टर्म में देखना चाहते हो उसकी टर्म में देख लो। जैसे मैं रिएक्टेंट की टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, जैसे आपने t इजिकल टू 0 टाइम पे ले लिया और t इजिकल टू ये आपका t टाइम पे, ये आपकी C1 कंसंट्रेशन है, इसे मैं T1 लिख लेता हूँ, इसे T2 लिख लेता हूँ। ये आपकी C1 कंसंट्रेशन है और ये आपकी C2 कंसंट्रेशन है। तो आपको एवरेज रेट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एवरेज रेट। तो कैसे निकालोगे, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं और हम लोग क्या यूज में लेंगे, माइनस साइन यूज में लेंगे, क्या यूज में लेंगे, माइनस साइन, क्लियर है। और यदि आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तब कैसे निकालोगे वो भी देख लो। वही आपकी कंसंट्रेशन और इधर आपका टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे, ये जो आपका कंसंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे इस टाइप से, ठीक है।
और यहाँ पे इस टाइम इंटरवल के लिए जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है, स्मॉल टाइम इंटरवल लिया हम लोगों ने, और इस टाइम इंटरवल के लिए जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये आपका C1 और ये आपका C2, ये आपका T1 और ये आपका T2। तो आप लोग लिखोगे C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ऑलरेडी हम लोग कौन सा साइन यूज में लेंगे, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस dC अपॉन dt, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt आपका चेंज इन टाइम। अब ये जो आपने टाइम इंटरवल लिया है वो स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है।